हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी से अध्याय 1 संसाधन एवं विकास चैप्टर के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों का हल सरल भाषा में और सटीक दिया गया है, जो आने वाले बोर्ड के एग्जाम में आपको बेहतर मार्क्स लाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये है कि बहुवैकल्पिक प्रश्न में है। पहला जो है वो ये है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। यह बताना है आपको कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय है, जैव है या प्रवाह है या फिर अनवीकरणीय योग्य है। ठीक है, तो देखिए ये जो लौह अयस्क है ये कौन सा हो जाएगा, अनवीकरणीय योग्य संसाधन हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग जनरली दो भागों में बांटते हैं। फिर अनवीकरणीय संसाधन को एक तो बांटते हैं चक्रीय में और दूसरा बांटते हैं अचक्रीय में। अचक्रीय, ठीक है। चक्रीय मतलब होता है जिसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि लोहा को हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अचक्रीय में क्या हो जाएगा, जैसे कोयला, एक बार इसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तो दोबारा इसको प्रयोग फिर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि अगर ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं होता तो आप चक्रीय पर भी ठीक कर सकते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक चक्रीय और एक अचक्रीय संसाधन में। ठीक है, चक्रीय मतलब क्या हो गया कि जैसे लोहा हो गया, सोना चांदी हो गया, उसको लोग बार बार इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन कोयला हो गया, कोयला को एक बार आप प्रयोग करेंगे तो दोबारा इसको प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे देखा जाए कि अनवीकरणीय संसाधन में दोनों को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि दोनों ही संसाधन ऐसे संसाधन है कि एक बार जब समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा हम इसे नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि पुनः पूर्ति योग्य है। हाँ, ये तो है, सही लग रहा है। ठीक है, दूसरा पूछा है आपसे कि मानवकृत है। नहीं, ये मानवकृत नहीं है, ये तो प्राकृतिक है। अजैव है, नहीं। ठीक है, अचक्रीय है, तो अचक्रीय भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ठीक है, गहन खेती, वनों उन्मूलन है, अधिक सिंचाई है या अधिक पशुचारण है। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे, आप देखेंगे कि जो निम्नीकरण है, भूमि का जो निम्नीकरण होता है वो कई कारणों से हो सकता है, चाहे वह गहन खेती हो, चाहे वनोन्मूलन हो, चाहे अधिक सिंचाई किया गया हो या अधिक पशुचारण भी कर देंगे तो भी भूमि का निम्नीकरण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यदि वनोन्मूलन जो है ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे झारखंड हो गया। ठीक है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, साथ साथ में आप देखेंगे कि एमपी मध्य प्रदेश हो गया आपका। ठीक है, और एक उड़ीसा भी इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में इन राज्यों में क्या होता है, खनन का काम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जंगल को क्या किया गया, उजाड़ दिया गया, जिसकी वजह से वन को क्या किया गया, धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो गया है वहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे भूमि निम्नीकरण देखने को मिला है। ठीक है, बात समझ में आया। इसके बाद है, एक होता है पशुचारण, है ना, जैसे ये हमारा है अधिक पशुचारण। तो यहाँ पे देखेंगे कि गुजरात वाला एरिया में, गुजरात हो गया आपका, साथ साथ में देखेंगे राजस्थान भी हो गया। ठीक है, इसमें एमपी का भी नाम आता है, एमपी तो वन उन्मूलन भी आ रहा है और साथ में इसमें भी अधिक पशुचारण की वजह से भी यहाँ पे भूमि निम्नीकरण देखने को मिला है। ठीक है, बात करें हम अधिक सिंचाई में तो पंजाब, ठीक है, हरियाणा, साथ साथ में कुछ यूपी का भी कुछ भाग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अधिक सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, बात करें हम गहन खेती तो ये आपका यहाँ भी आपको हरियाणा हो गया आपका। ठीक है, हरियाणा, साथ साथ में पंजाब, मतलब सिंपल समझिए जहाँ पे ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, यानी कि जहाँ पॉपुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है होता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा गहन खेती की जाती है। जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, और वेस्ट बंगाल भी ले सकते हैं आप, साथ साथ में तमिलनाडु हो गया। ठीक है, केरला ले सकते हैं। 3 जगहों पर गहन खेती की जाती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो हम यहाँ पे पूछा गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में पूछा गया, तो देखिए पंजाब कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अधिक सिंचाई
है ना, अधिक सिंचाई की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, भूमि निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, देखिए गहन खेती एक तो है, लेकिन यहाँ पे पंजाब यहाँ पे नाम आएगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो अधिक सिंचाई की वजह दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अधिक सिंचाई ही टिक करेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार स्वपानी खेती की जाती है? यानी स्वपानी मतलब होता है सीढ़ीदार खेती करना, है ना, जैसे कि एक पर्वत होता है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सीढ़ी बना करके इस तरीके से, है ना, तो उस पर खेती करते हैं। तो ये कहाँ किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है जहाँ पे पर्वत देखने को, पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा वहाँ पे ऐसा खेती की जा रही होगी। तो पंजाब हरियाणा तो देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा? ये उत्तराखंड में, जिसका पूरा नाम क्या था? उत्तरांचल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती हैं? ठीक है, तो बताना है आपको कि यहाँ पे मेरे किस राज्य में काली मृदा पाई जाती हैं। तो देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में आपको पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगा, है ना। बात करें हम राजस्थान में, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? मरुस्थलीय मिट्टी। झारखंड में देखेंगे आप तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको लाल मिट्टी। महाराष्ट्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? आप तो बता ही सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती हैं। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती हैं? ठीक है, देखिए लिखा गया 30 शब्द, तो कोशिश करना चाहिए कि 30 शब्द के अराउंड ही होना चाहिए। 1-2 शब्द हल्का ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि 30 के आसपास ही रखें। 2-4 आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अराउंड में रखिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, इसलिए आपको जितना कहा गया है उसी के आसपास में आपको सटीक उत्तर उतने में आपको दे देनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखा गया है कि 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। तो देखिए काली मृदा निम्नलिखित राज्यों में मुख्य रूप से पाई जाती है। अभी महाराष्ट्र में हम देखा है, यहाँ पर महाराष्ट्र काली मिट्टी पाई जाती है। साथ साथ में मध्य प्रदेश भी दे सकते हैं आंसर, और छत्तीसगढ़, ये 3 जगह पर आप काली मृदा देख सकते हैं, वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, फिर पूछा गया था आपसे कि इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जानते हैं काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो यह मृदा कपास उगाने के लिए अनुकूल है। उन क्षेत्रों के किसान जहां काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती हैं कपास की खेती करते हैं। मतलब उन क्षेत्रों के किसान जहां काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती हैं कपास की खेती करते हैं। कौन? किसान लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस प्रकार की मृदा पर कपास लगाना अच्छा साबित होता है। ठीक है, सिंपल से आंसर आपको देना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषता बताना है, वो क्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे इसका आंसर। पूर्वी नदी के डेल्टाओं में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूर्वी नदी के डेल्टाओं में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उनकी विशेषताएं क्या है? जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, पहला पॉइंट। दूसरा ध्यान रखना है, ऐसी मिट्टी गन्ने, गेहूँ, धान जैसी फसल उगाने के लिए आदर्श हैं। तीसरा पॉइंट आपको लिखनी है, चूँकि इसमें कंकड़ अधिक होते हैं इसलिए पुराने जलोढ़ नए जलोढ़ की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। समझ में आया? चूँकि इसमें कंकड़ अधिक होते हैं इसलिए पुराने जलोढ़ जो होते हैं नए जलोढ़ की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। यानी कि अच्छा कौन होता है? नया वाला जो मिट्टी होता है वो बेहतर होता है। ठीक है, तो ये आपको 3 पॉइंट लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को समुच्च रेखाओं पर जुताई करके, छाती खेती की तकनीक का उपयोग करके तथा हवा और पानी के कटाव की जांच करने के लिए घास के स्ट्रिप्स का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। सीढ़ीदार खेती करना एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है, जिससे मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है ना। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगा कि कुछ इस तरीके से होगा, तो इस एरिया में देखेंगे कि पानी क्या होगा, बहुत तेज़ी से निकलेगा। तो हम क्या करेंगे कि सीढ़ी नुमा बना देंगे इस तरीके से, तो क्या होगा, पानी का जो गति होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से मिट्टी कम कटेगा और मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। तो देखिए कहता है, जैविक संसाधन जीवित चीज़ों से बने होते हैं और जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी, इसलिए वो एक जैविक संसाधन है। ठीक है, मनुष्य, मत्स्य, पशुधन, फसल, यह सब जैविक संसाधन में आते हैं।
चूँकि अजैविक संसाधन गैर जीवित चीज़ों से बने होते हैं, जैसे धातु और चट्टानें। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अजैविक संसाधन ज़्यादातर धरती से प्राप्त होता है। लोहा एक बहुत महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन है जिससे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि जैविक है जिसमें जीव होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि जीवित है, जैविक है, मतलब उसमें क्या होगा, जीव होगा। तो ठीक है, तो जीवों से संबंधित होगा, जीवित चीज़ों से संबंधित होगा, जैसे लकड़ी। ठीक है, जैसे मनुष्य, मत्स्य, पशुधन, फसल, सब क्या है, जैविक संसाधन है। अजैविक क्या है, जिसमें गैर जीवित यानी गैर जीवित जिसमें जान नहीं है, जैसे धातु और चट्टानें। ठीक है, अजैविक संसाधन ज़्यादातर कहाँ से प्राप्त होगा, आपको धरती से प्राप्त होगा। ठीक है, और उसमें से एक लोहा क्या है, एक महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन है जो बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। ठीक है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है, ये आपको बतानी है। तो इसका आंसर होगा, भारत में भूमि संसाधनों का मुख्य रूप से कृषि भूमि, वन भूमि, चारागाह और चराई और बंजर भूमि के लिए विभाजित किया गया है। भारत में भूमि संसाधनों का मुख्य रूप से कृषि भूमि, वन भूमि, चारागाह और चराई और बंजर भूमि के लिए विभाजित किया गया है। अपशिष्ट भूमि में चट्टानी, शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल है और अन्य गैर कृषि उद्देश्यों जैसे कि आवास, सड़क और उद्योग के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि आती है। ठीक है, हाल के आंकड़ों के अनुसार कुल भूमि क्षेत्र में आधे से ज़्यादा भूमि खेती योग्य या पड़ती है। करीब 20% जंगलों द्वारा कवर किया जाता है और थोड़ा बहुत का उपयोग चराई के लिए किया जाता है। बाकी बंजर भूमि है जिसमें विविध खेती के लिए निशान है। वन भूमि के अनुचित उपयोग ने उपलब्ध भूमि क्षेत्रों को नीचा दिखाया है और जंगलों के संरक्षण को मुश्किल बना दिया है। वनों की कटाई, खनन और उत्खनन जैसी मानवीय गतिविधियों ने जंगलों की धीमी विकास दर में योगदान दिया है। इस प्रकार 1960-61 के बाद से वन के अंतर्गत भूमि में बहुत कम वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, तकनीकी और आर्थिक विकास के विभिन्न कारकों के कारण संसाधनों की अधिक खपत हुई है। तकनीकी और आर्थिक विकास के विभिन्न कारकों के कारण संसाधनों की अधिक खपत हुई है। औपनिवेशिक समय में शाही शक्तियाँ अन्य देशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी तकनीकी और आर्थिक श्रेष्ठता का उपयोग करते हैं और इस तरह बाद के संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करती हैं। अब एक देश के संसाधन अपने औपनिवेशिक शासन के नागरिकों के लिए भी सुलभ हो गए, जिससे खपत में वृद्धि हुई। इसके अलावा तकनीकी और आर्थिक प्रगति के कारण सभी उम्र में कम मृत्यु दर के कारण आबादी बढ़ रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के विकास के साथ दुर्घटनाओं, बीमारियों, प्रसव आदि में कम लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, मेन उपभोग का कारण है। ठीक है, प्रौद्योगिकी और विकास आर्थिक विकास के कारण है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थे अध्याय 1 से सभी प्रश्नों के हल। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।